अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 112 स्टार्ट करते हैं जी, कैप 5 का। खामोश हो जाएं। अच्छा जी, एक आई एस 1037 का क्वेश्चन है, बड़ा मज़े का नज़र आया मुझे। इसमें सिर्फ ये बताना है, प्लीज़ भाई चुप कर जाओ। अब तुम्हें कह रहा हूँ साइम। डिस्कस हाउ ईच ऑफ द अबव मैटर्स वुड अफेक्ट टीएल्स नेट प्रॉफिट। पेज नंबर है 288। ऐसे ही मैंने कहा चलो ये भी पढ़ लेते हैं। सपोर्ट योर आंसर विद जस्टिफिकेशंस। डिस्कशन ऑन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स इज नॉट रिक्वायर्ड, कि किसका डिस्क्लोजर देना है किसका नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं। बस ये बताओ कि कौन कौन सी चीज़ें टीएल के नेट प्रॉफिट को इफ़ेक्ट करेंगी। ठीक है जी, बस ये 2 से 3 मिनट का सवाल है, देख लेने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, वो सवाल हो जाएगा वो जो मैंने आपको बनाना के अंदर 2 एडजस्टमेंट्स कही थी, बाकी सारी एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं, तोड़ के की हुई थी। वो बस सिर्फ आपको बताना ज़रूरी थी, लाजमी कर लीजिएगा। ओके, उसमें डिस्क्लोजर देना है, एंट्री नहीं होनी है डिविडेंड की, डिस्क्लोजर देना है, क्योंकि वो हमारे साल का डिविडेंड है फाइनल। वो मिलना तो अगले साल में ही है, लेकिन डिस्क्लोजर इज़ अ मस्ट। फिर डेट ऑफ ऑथराइजेशन भी लिखनी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो आपने बनाने वाले सवाल में किसी के साथ लिंक नहीं होंगे ये दोनों नोट्स, बस सब नोट्स में लिख देने हैं। ओके, अच्छा। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन अज्यूम दैट टुडे इज 1 फरवरी। अच्छा जी, और यू आर द फाइनेंस मैनेजर ऑफ तिब्बत। अच्छा जी, बड़ी बात है। आपको ना पास से पर तो सही खुश करता है आई कैप, फाइनेंस मैनेजर हैं आप। अच्छा जी, यू आर फाइनलाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ टीएल फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2020। अब जाहिर सी बात है 31 दिसंबर 20 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, तो जनवरी ही गुजरा है, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होंगे ना। अभी डेट ऑफ ऑथराइजेशन तो बहरहाल इसके बाद ही आया करती है, तो ये अब इनमें से देखना होगा हमने ध्यान से। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ टीएल हैज़ सेंट यू फॉलोइंग ईमेल। उनकी तरफ से ईमेल आई है, कहता है 2020 दो टफ ईयर फॉर टीएल ड्यू टू कोविड। The net profit of TL is expectedly very low as compared to previous years. However, I have identified following matters which may improve TL's net profit for 2020. ये अब CEO साहब की ईमेल आई हुई है। ठीक है, अब हमने ये बताना है कि कौन कौन सी चीज़ TL के नेट प्रॉफिट को इम्पैक्ट डालेगी, कौन कौन सी नहीं। ठीक है जी, तो पहली बात तो फिर ये हो गई कि ओनली एडजस्टिंग इवेंट्स। क्या ख्याल है? ओनली एडजस्टिंग इवेंट्स जो होंगे उनके बारे में हम बताएंगे। जो एडजस्टिंग इवेंट्स नहीं हैं, जिनके बारे में हम यूँ कहा करते थे कि दीज आर नॉन एडजस्टिंग इवेंट ओनली डिस्क्लोज इफ मटीरियल, ये वाली बात किसी के बारे में बताने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने मना कर दिया हमें। ठीक है, अब देखते हैं कि जी कौन कौन सी चीज़ें इसके प्रॉफिट को इम्पैक्ट डालेंगी। कहते हैं ऑन 25 जनवरी 2021, बच्चों हमारा ईयर 31 दिसंबर 20 पे एंड हो चुका है। 1 फरवरी को ये ईमेल आई है, ठीक है, और बताया क्या जा रहा है कि 5-6 दिन पहले गवर्नमेंट हैज़ एनेक्टेड अमेंडमेंट इन इनकम टैक्स लॉ टू रिड्यूस इन रेट ऑफ इनकम टैक्स फ्रॉम कंपनीज बाय 10% फॉर 3 years इंक्लूडिंग 2020। कहते हैं जी 20% पे ले जाओ। हाँ, पढ़ा था हमने, याद करें। नहीं, ये अलग से एक दिन बताया था, कि भाई हमें तो ईयर एंड में खड़े होकर कोई होश में नहीं था, पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो एग्जिस्ट करती थी एट द बैलेंस शीट डेट, और ये तो सिर्फ एक एविडेंस है। मैंने कहा था टैक्स रेट का ईयर एंड के बाद चेंज होना, ये हमारे लिए एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो फिर इसका कोई इम्पैक्ट हमारे पर नहीं होगा। ठीक है जी, बोलो। करता है। अब मैं चला जाऊँ IS 1037 में, जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो ये बात लिख के नोट कराई थी कि लिख लो, याद आ रहा है ना। तो मैंने से कहा था बहुत ज़्यादा लॉजिक में ना जाओ, बस ठीक है। जो हमारे IS 12 के रूल्स हैं वो अलग से थे, वो अपनी जगह कायम है। वो तो हमें इस साल में खड़े हुए अगले साल का पता लग जाता था, तो डेफर टैक्स हम रेट फॉर फ्यूचर वाले भी बुक कर लेते थे। या जब नहीं पता लगता था और अगले साल चले जाते थे, तो फिर उस सूरत में हम वो याद करो, हम लेजर के अंदर लाल वाली लाइन डालते थे। ठीक है, तो वो ये असल में वो सिचुएशन होती है कि अगले साल जाके पता चला कि पिछले साल का रेट बदल गया। ठीक है ना, तो ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं होता, ये मैंने अलग से एक रूल के तौर पे लिख के बता दिया था आपको। ठीक है, अच्छा, तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा जी पहले का।
हम सीईओ साहब कहेंगे जी आपको बस ऐसे लग ही रहा था ये इंप्रूव करेगा प्रॉफिटेबिलिटी ये नहीं है, ये नॉन एडजस्टिंग है जी, माजरत। आगे, द एक्सचेंज रेट हैज़ राइजन फ्रॉम 150 एज ऑन 31 दिसंबर 20 टू 162 पर यूएस डॉलर। ये किस दिन की बात कर रहा होगा? या कम फरवरी की, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों मैंने आपको ये भी पढ़ाया था IAS 10 में भी। अब वैसे तो IAS 21 के अंदर हमने ये पढ़ा था कि मेजरमेंट डेट पे हम अपने रिसीवेबल्स को और पेएबल्स को, मॉनेटरी एसेट्स को रीट्रांसलेट करते हैं। अब वो कहता है CTL हैज़ सिग्निफिकेंट रिसीवेबल्स इन US डॉलर ड्यू टू एक्सपोर्ट सेल्स। यार देखो 31 दिसंबर पे जो डॉलर का रेट, CEO साहब ने मैसेज किया है, जो डॉलर का रेट 150 था वो बढ़ के ना आज 1 फरवरी पे 162 हो गया है। तो जाहिर सी बात है अब आप गेन तो आएगा, एक्सचेंज गेन। आपने कहा सर ये असल में ना नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ईयर एंड पे ईयर करते हैं, रीट्रांसलेट करते हैं, उसके बाद नहीं करते। तो ये भी आपने एक लाइन लिख कर ज़ाहिर है बता दिया उसको कि जी ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है अकॉर्डिंग टू IAS 10, ठीक है। तो इसको आपने नहीं इनकॉर्पोरेट करना, तो ये भी प्रॉफिटेबिलिटी को, नेट प्रॉफिट को हिट नहीं करेगा। नेक्स्ट है जी, A major local customer has settled his full balance after receiving bank loan last week. At year end, the customer was facing financial difficulty and therefore TL has provided 40% of his balance as doubtful debt. हाँ जी, इसका क्या करें? रिसीवेबल को कम किया हुआ था हमने, रिसीवेबल को हमने कम किया हुआ था, उसको स्पेसिफिक प्रोविजन बनाई थी हमने। देखा था ये देखो 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 देखो, अ कस्टमर वॉज फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टी, हम यूँ देख रहे थे, पैसे नहीं आते, 40% तो नहीं आते, प्रोविजन बना ली थी। अब ज़रा ध्यान से देखो, अब वो कहता है सुनो सुनो सुनो, वो मेजर लोकल कस्टमर जो था है सेटल्ड इन फुल बैलेंस आफ्टर रिसीविंग बैंक लोन लास्ट वीक। उसको पिछले हफ्ते, यानी कि पिछले वीक का मतलब क्या होगा, लास्ट वीक का मतलब क्या होगा? हाँ जी 26 कर लो यार, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। 2021 26 जनवरी 21 को एक लोन मिला जिस वजह से वो हमारे पैसे देने के काबिल हो गया। क्या 31 दिसंबर पे ये लोन आ चुका था उसके पास? तो ये एडजस्टिंग नहीं है, ये एडजस्टिंग नहीं है, समझो। हाँ, डाउटफुल डेट है। हमने ये कहा था कि बैड डेट की एंट्री कर लो अगर वो बैड हो जाए, और सवाल खामोश है। ये बैड नहीं हुआ, हमने डाउटफुल डेट कहा हुआ था इसको, और इसने पैसे दे दिए, रिकवरी हो गई है। और ये रिकवरी भी इस वजह से नहीं हुई कि उसके अपने हालात बेहतर थे, शायद हमें पता नहीं लगा, बल्कि उसके हालात खराब ही थे ईयर एंड पे। लेकिन ये ईयर एंड होने के बाद इस साल के ये 26 जनवरी को उसको एक बैंक ने लोन दे दिया, उन्होंने कहा पाना फड़ो अपने पैसे, इन्होंने मैं मोड़ लांगा बाद से। तो अब ये क्या है भाई, ये बिल्कुल एक डेटर रिसीव हुआ है, लेकिन ये 21 के साल में हुआ, इसकी एंट्री 21 में कर देंगे हम। जब इसकी एंट्री 21 में करेंगे तो 21 के अंदर ये एडजस्टमेंट खुद ब खुद हो जाएगी। जाहिर सी बात है, पिछले साल हमने मिसाल के तौर पे, ये पिछला साल है, प्रोविज़न हमने लेट से कोई भी नहीं थी। ओह क्या कर रहा है ये, प्रोविज़न कुछ भी नहीं थी, और ईयर एंड पे उसके हालात देखे हमने क्या कहा था, लो जी 40 नीचे आन दे। ये प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस चला गया था, बोलो ये 20 गुजर गया, अब 21 आया, वो प्रोविजन एक्सपेंस हो चुका। अब प्रोविजन में पड़ा था ओपनिंग, वो डेटर ही नहीं रहा, सारे पैसे दे गया। अब ये 40 अकेले को करके देखो, ये 40 क्या हो जाएगा, एक्सपेंस का रिवर्सल। तो ये इस साल में एक्सपेंस का रिवर्सल पड़ जाएगा, पिछले साल को नहीं छेड़ सकते, क्योंकि ये एडजस्टिंग इवेंट तब होता, ये भाई साहब ये 31 दिसंबर 2020 ये पड़ा है। इसके बाद कहीं उसको लोन मिल रहा है जिस वजह से वो इस काबिल हो रहा है कि वो हमारे पैसे वापस कर ले। केड़ा सफासी पता नहीं, हूं लबो फिर, ठीक है, बात समझिए, तब तक आप सोच लें। देखिए हमने कहा था एडजस्टिंग, हमने कहा था कि एडजस्टिंग इवेंट तब होता है जब एक ऐसी चीज़ सामने आए जो एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट डेट पे, सिर्फ हमें पता अब लगी है। तो क्या ये लोन हमारे उस कस्टमर ने ले लिया हुआ था ईयर एंड पे? नहीं लिया था। तो फिर कैसे आप, फिर जो आपका शक था वो उस ईयर एंड पे सही था और उस हिसाब से आपने प्रोविजन बुक की हुई थी।
तो अब इसको रिवर्स नहीं करना। अगर ये लोन ईयर एंड से पहले होता तो फिर सोचते भाई इस बात को। कौन सा पेज था जी? तो ज़ाती मामला ही है भाई, उसका खटाई में पड़ जाना, उससे पैसों का आना, उसमें हमारा क्या कसूर था? ज़ाती मामला ही था उसका, अपनी हरकतें थी, वो बैड हो रहा है, डाउटफुल हो रहा है, तो फिर प्रोविजन भी नहीं बुक करते, तो ज़ाती मामला है उसका। तो वो 31 दिसंबर पर ऐसे ही है, 31 दिसंबर ईयर एंड हो गया, हमने प्रोविजन बुक कर ली, जनवरी में आके उसने लोन ले लिया, पैसे दे दिए, तो 31 दिसंबर सही नहीं होगा, या कम जनवरी में ये सही करोगे फिर। ये बात है। एडजस्टिंग इवेंट की शर्त जाके पढ़ो जब पढ़ाया था, जो एग्जिस्ट करता था। अब ये रिवर्सल क्यों हुआ है? लोन की वजह से। जो लोन आया ईयर एंड के बाद, अगर ये लोन ईयर एंड पे आ जाता फिर मैं कहता एडजस्टिंग है भाई, फिर आपको समझने में गलती लगी थी, आपकी समझ में गलती थी। लोन आ गया था, पैसे उसको देना चाहिए थे, लेकिन अभी आपकी समझ में गलती नहीं, आपने बिल्कुल सही समझा और ईयर एंड हो गया। ये तो मतलब ये तो वही बात है ना, स्टॉक ईयर एंड पे पड़ा था, बाद में चोरी हुआ, आपको तो पता लग नहीं गया। पता लग गया तो कर लो एडजस्ट। आप कहते थे चोरी जो बाद में हुई है उसको पता भी बाद में लगा है, तो वो इवेंट एग्जिस्ट नहीं करता था। ऐसे ही ये लोन दे जाने के काबिल हो जाना, इसका वापस ये डेटर का पैसे दे जाना काबिल हो जाना इसके, ये जरूरत, ये काबिल हुआ कब? जब लोन आया। लोन कब आया? ईयर एंड के बाद। ये भी नॉन एडजस्टिंग। अच्छा जी, दिसंबर हमारे साल में गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ कंपनसेशन स्कीम फॉर, अच्छा इसको छोड़ो, बस ये रहने ही दो, बाकी तीन ठीक है। ये FAR 1 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये तो पता नहीं शायद कोई असिस्टेंस होगी, ठीक है। तो ये ज़रा थोड़ा सा डिस्कस करना था क्वेश्चन। बेटा जो आपको मसला है तो घर जाके रिकॉर्डिंग ऑन करके देख लेना, तो फिर चुप करके बैठे रहो, बहुत कुछ रहता है अभी। ऐसे नहीं आपको बुध को भी बुलाना, लेकिन आज मैंने ये कोशिश करनी है कि जो हो जाए, जितना हो जाए, आगे ना जाए कुछ, ठीक है। जितना आगे जाएगा वो आगे भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो अभी जो स्कूल से बैठे कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें जितनी हो जाएंगी मैंने कर लेनी है, जो मेरे सामने आ गई हुई हैं, ठीक है ना, बाकी भी इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक प्रोविजन का नोट हमने बनाना सीखना है, ज़रा बनाया भी था लेकिन ज़रा दोबारा बना लें एक बार। लेकिन उससे पहले ज़रा क्वेश्चन एक छोटा सा कर लेते हैं। पेज 237 ओपन करें। ये हैंड आउट आपको दे देंगे, ठीक है ना जी, नहीं तो ये साथ साथ तो आप लिखते ही रहते हैं। अभी ये किया, इसने नंबरिंग कर दिया करें ना बस। अभी जैसे अब मैंने कहा पेज 237 ओपन करें, एग्जाम्पल 14A इस पे लिखी होगी, इसको ज़रा देख लें। कोई बात नहीं, अभी दोबारा सारी कर लेते हैं। अच्छा जी, ऑन यकम जनवरी 2000 भाई होमवर्क थी, ज़रा रिवाइज कर लो इसको, फिर पास से पर अप्लाई, क्वेश्चन बैंक पे अप्लाई करते हैं। इधर देखो जी, कहता है जी ऑन यकम जनवरी वी एंटर्ड इनटू अ नॉन कैंसलेबल लीज फॉर 2 ईयर। एनुअल रेंटल पेएबल जो था इन एरियर 100 था। यकम जनवरी 15 पे हमें पता लगा कि ये एसेट तुम्हारे किसी काम का ही नहीं। ओई ऑनरस, कैंसल कर नहीं सकते। अगर ऑनर करें तो इफ ऑनर, तो इनफ्लो कितना है? इनफ्लो 0 है, ठीक है जी। और इसको ना साइड से बटन से ऐसे करेंगे ना, वो जो पड़ा हुआ ऐसे साइड पे कोई बटन आवाज़ वाला, ऐसे एक बार करेंगे तो बंद हो जाएगा। इनफ्लो 0 और आउटफ्लो, हाँ जी 100 देना है, 2 साल तक देना है, 200 आ गया। तो नेट में खर्चा कितना नज़र आ रहा है होता हुआ? 200। और अगर कैंसिल करें तो कैंसिल कर नहीं सकते, इसका मतलब 200 की प्रोविजन बुक कर लें। लेकिन रुकें, सवाल में उसने डिस्काउंट रेट दे दिया 10%। अब मसला ये है कि ये 200 सारे का सारा हमने आज ही तो नहीं पे कर देना, तो इसलिए हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये थोड़ी सी बात जो आपने होमवर्क जिन्होंने नहीं किया था ना, ये उन्हीं की वजह से दोबारा करवा रहा हूँ। मुझे पता था अक्सरियत ने, कितने बच्चों ने इस होमवर्क को किया था जब कहा था। अब ये फ्रॉड ना लगाओ, समझ आया था? समझ आया था? चलो सुन लो भाई, प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ मैं। ब्रॉड डाउन कुछ भी नहीं था, अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है। यकम जनवरी 15 को आपने एक लीज़ की और करते ही आपको ख्याल आया, ओहो
ये मसला है। तो इसका मतलब आपने प्रोविजन बुक करनी है। प्रोविजन बुक करने की एंट्री होती है एक्सपेंस ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। तो 1 जनवरी 15 को आपने एक्सपेंस बुक करना है अब। लेकिन ये एक्सपेंस मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपने 200 रुपये बुक नहीं करना। 200 रुपये तो फ्यूचर वैल्यूज़ हैं, 1 साल बाद 200 देना है, फिर 2 साल बाद 200 देना है, ऐसे ही है। बोलो। तो हम इसकी क्या कर लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। 100 है ना, 100 इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट, क्या रेट बताया था, 1 (2) डिवाइड बाई 0.1, बोलो बस 174 पे आपने प्रोविजन बुक करनी है। सवाल अगर डिस्काउंट रेट दे दे और फ्यूचर वैल्यूज़ बता दे तो प्रोविजन हमेशा ये सेम अप्लाई होगा किसी केस की प्रोविजन पे भी। वो कहता है 2 साल बाद 100 रुपया देना पड़ेगा, लेकिन आज डिस्काउंट रेट इतना है, तो उस प्रोविजन को भी डिस्काउंट करके आज की वैल्यू पे रखना। और आपको पता है अगर आप प्रोविजन को खींच के ले आए हैं तो फिर अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट करके प्रोविजन को ग्रो करना पड़ेगा और इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सपेंस कितना आ गया जी, 174। उसके बाद दिल तो कर रहा है बड़ा कि मैं उसी तरह से बनाऊं डेट डिस्क्रिप्शन, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। जब 31 दिसंबर 15 आने इतनी एंट्रीज हुई पड़ी हैं, वो मैं नहीं दिखाऊंगा, वो बस वहाँ से चेक कर लेंगे। यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम आएगी या एक्सपेंस, क्योंकि बोलो प्रोविजन है, लाइबिलिटी है और इसने आज कम करके रखा है, ग्रो करना है, तो लाइबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट होनी है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट होना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना आएगा जी, 174 का 10% इज इक्वल टू 17 जी। तो क्लोजिंग आ जाएगा। अच्छा कैश भी, हाँ किस्त भी है भाई। 31 दिसंबर 15 पे कैश तो पे करें 100 और 31 दिसंबर 15 पर कैरी डाउन कितना आएगा 91। अब ये 91 1 जनवरी 16 पे ब्रॉड डाउन बनेगा। तो देखो ना, असल में ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं, वो बंदे भूल भी जाते हैं। अब ऐसी चीज़ें कवर की हुई होती हैं क्लास के अंदर, ऐसी क्लासेस में कि यार रह ना जाए। कुछ और भी चल रहा है, असल काम तो चल रहा है अभी, वो तो करना ही है जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस 31 दिसंबर 16 पर 91 का 10% 9। कैश आपने कितना पे किया 100 और क्लोजिंग कितना आ रहा है 0। ठीक है जी, यही एंट्रीज आपके सामने हैं। 1 जनवरी पे फिर इंटरेस्ट, फिर पेमेंट, इंटरेस्ट फिर पेमेंट, तो यही एंट्रीज हुई पड़ी। ठीक है, सही हो गया। चलें जी, अब पेज 307 पे क्वेश्चन 6 ओपन करें। मुल्तान पेट्रोलियम, पेज 307 क्वेश्चन बैंक का सवाल है। उसमें उसने कहा हुआ है नोट बना दें प्रोविजन का। तो ऐसे ही 2-3 सवाल ज़रा देख, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे करने, बस उसकी उसको लेजर को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तीन 307 पे मुल्तान वाला सवाल। 6 है, 7 है, 6 है, 7 है, 4 है, 3 है, आप लोग बेशरम हैं, 307 है, 307 पेज बता रहा था। अच्छा कुछ क्वेश्चंस, कुछ सब, कोई बेशरम नहीं, सब अच्छे बच्चे। कुछ क्वेश्चन नंबर बता रहे थे, कुछ पेज नंबर बता रहे थे, दोनों ही सही थे। सबको सिर्फ पास बताएगा इंशाल्लाह। प्रिपेयर प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज नोट फॉर इंक्लूजन इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ मुल्तान फॉर द ईयर 31 दिसंबर 16। प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट्स भी उसने कहे हैं, फिलहाल मैं वो नहीं बना रहा, देखते हैं। अब वो सवाल किसी ने नोट तो नहीं करना वैसे, बाय द वे पिक्चर वगैरह ले लो, मैं मिटा देना अब। अच्छा सुने, मुल्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ऑपरेट्स इन द ऑयल एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग बिजनेस एंड इज प्रिपेयरिंग इट्स ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 16। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन कलेक्टेड फॉर प्रेपरेशन ऑफ प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज नोट।
ले जी, न्यू साइट वॉज एक्वायर्ड ऑन यकम जनवरी 15, यही है ना हमारा साल। आप कहते हो जी ये तो रिक्वायरमेंट 2 में लिखा हुआ साल है, रिक्वायरमेंट 1 तो सिर्फ नोट है, ज़ाहिर है उसी साल का ही बनाना है। बहरहाल चलो आपकी ज़िद को देखते हुए मैं इधर देख लेता हूँ, ठीक है जी। यानी 2 साल बाद अपने मतलब जिस दिन ये साइट एक्वायर की उसके 2 साल बाद हम मौजूद हैं जहाँ पे हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। अच्छा, वो न्यू साइट एक्वायर की थी एंड इज़ बीइंग यूज्ड एज साइट फॉर न्यू ऑयल रिफाइनरी। Initial preparation work was undertaken at the site at the start of 15 and the oil refinery was completed and ready for use on 31 दिसंबर 15। 31 दिसंबर 15 पे ऑयल रिफाइनरी जो है वो कंप्लीट हो गई है और वो रेडी टू यूज़ भी है, ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे पहली बात तो ये बताओ कि डेप्रीसिएशन मिसाल के तौर पे अगर स्टार्ट करनी है तो कब से करनी है? यकम जनवरी 16 या 31 दिसंबर 15, जो मर्जी कह लें, ठीक है। अच्छा, आई कहता है द न्यू रिफाइनरी वाज एक्सपेक्टेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 25 साल। MPL हैज़ अ वेल पब्लिश्ड पॉलिसी दैट इट विल री इन स्टेट एनी गंद शंद कॉज्ड बाय इट्स एक्टिविटीज़। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड गंद शंद द एनवायरनमेंट इज़ रुपीज़ 1300 मिलियन 1300 for damage caused during initial preparation work. This amount is based on a discount factor of 8%. अच्छा, अब सबसे पहला ख्याल तो ये आया कि उसने आज प्रोविज़न तो रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। प्रोविज़न तो रिकॉर्ड करनी है, मतलब उस प्रोविज़न के हमने असल में बेसिकली नोट देना है ना, तो रिकॉर्डेड तो होगी, मैं ये नहीं कह रहा रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन उसको हमने दिखाना तो है ना, उसकी मूवमेंट वगैरह शो करनी है, जो भी करना है। आपको पता ही है ये प्रोविज़न फॉर रीस्ट्रक्चरिंग है, इसने हर साल इंटरेस्ट वगैरह ने भी आना होता है, पेमेंट भी हो सकती है अगर एंड हो जाए, लेकिन एंड तो नहीं हो रहा, वो तो बहुत दूर है। बहरहाल मेरा सवाल सबसे पहला, प्रेजेंट वैल्यू उसने दे दी है तो क्या करें? हम फ्यूचर वैल्यू निकालें? हाँ, तो हमने सवाल इससे कुछ पहले ही ना ये देखो काट के सवाल एक रूल बनाया था, यहाँ पे लिखवाया भी था मैंने गालिबन कि लिखो अगर सवाल में फ्यूचर वैल्यू गिवन हो तो प्रेजेंट वैल्यू गिवन हो तो हम फ्यूचर वैल्यू खुद बनाकर सवाल करते हैं। तो ये रूल आज भी इंटैक्ट है, ऐसी बात नहीं है। इस सवाल में सिर्फ बचत ये थी कि सिर्फ 1 साल का नोट बनाना था, तो इसलिए टाइम ज़ाया करने की बजाय हम प्रेजेंट वैल्यू को ही इस्तेमाल कर सकते थे। लंबे सवाल में चलना हो ना तो फ्यूचर वैल्यू ने बार बार क्लोजिंग निकलना होता है, तो हमने उसको फिर फ्यूचर वैल्यू निकाला था। वरना अगर एक ही साल है तो भाई टेंशन ही कोई नहीं है, फिर तो सुकून से आप प्रेजेंट वैल्यू को यूज़ कर लें, ठीक है बच्चों। तो कहाँ गए जी, कहाँ गए, यहाँ पे थे। तो इसका मतलब आपने अब, हाँ लेकिन अब एक मसला है, वो मसला ये है, अब मिटते हुए अब 2 मिनट लग जाने हैं, वैसे 2 मिनट भी नहीं है इस वक्त, अगर मिटा देते तो अब तक मिटा देते। डस्टर ही नहीं मिल रहा, चल छोड़ दे, अब इधर देख ले भाई, अब रहने दे, इधर देख ले प्लीज़। वर्किंग नंबर 1 सुने जी, डेट, डिस्क्रिप्शन और नाम क्या है जी, एसेट लिख लो बस, रिफाइनरी क्या, और प्रोविज़न याद है जी। अच्छा, अब यकम जनवरी 15 नहीं 16, जिस दिन ये एसेट रेडी टू यूज़ हुआ उसी दिन से डेप्शन शुरू करते हैं ना। अच्छा, प्रोविज़न की उसने प्रेजेंट वैल्यू ही दे दी, कितनी 1300, 1000 में करें तो मैंने कहा आज कोई गल नहीं, प्रेजेंट वैल्यू यूज़ कर लो, क्यों, एक ही साल है, ज़्यादा मसला ही कोई नहीं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने लिखा एसेट और ये कितना आ गया 1300। अब यहाँ पर एक कमज़ोरी सवाल में ये थी, एसेट की कॉस्ट गिवन नहीं थी, हमें चाहिए भी नहीं थी। आपको ये पता है प्रोविज़न एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनती थी और डेप्रिशिएट होती थी साथ साथ, तो आज इसी 1300 को भी हम अलग डेप्रिशिएट कर लेंगे और ये 1300 की प्रोविज़न को ग्रो कर लेंगे। मसला क्या है, करना भी सिर्फ 1 साल के लिए। तो जी 31 दिसंबर 2016 पर डेप्रीसिएशन भी निकल आएगी, इंटरेस्ट भी निकल आएगा। डेप्रीसिएशन 1300 डिवाइडेड बाय 25 करके निकलेगी, क्या ख्याल है? लाइफ इतनी गिवन थी ना, कितना आ गया जी 52, 32 नहीं बोला अभी भाई, 52, ओके। और इंटरेस्ट के लिए
मेरा मशवरा है रिवर्स वर्किंग ना करो, 1 साल ही है ना बस, फटाफट अब 1300 मौजूद है, इसके ऊपर लगाओ कितना जी 8%, बोलो जी 104। तो 104 से आपने अपनी प्रोविजन को ग्रो कर लिया, ठीक है जी। अब बताओ जी 1278 पे एसिड आ गया और जी 48 पे और 1404। अच्छा अब वैसे तो ना आपस की बात है, ये प्रोविज़न का लेजर ही बना हुआ है, लेकिन चलो फिर भी आप लोगों की ज़िद को सामने रखते हुए बंदा ये कर ही लेता है कि ब्रॉड डाउन 0 था, एसिड डेबिट प्रोविज़न क्रेडिट 1300 से हुआ, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविज़न क्रेडिट 104 से हुआ, और क्लोजिंग में प्रोविज़न कितनी पड़ी है 1404। तो बच्चों ये लेजर ही बना हुआ था। अच्छा नोट के अंदर मैंने आपको शायद जब नोट बनवाया था ना थोड़ा सा एक दिन, तो यही कहा था कि नोट में हमने करना कुछ भी नहीं होता, बस लेजर को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना होता है। तो वैसे तो ये लेजर ही था, मैंने कहा टाइम ज़ाया करने के लिए मैंने ये भी बना दिया। ओके अब प्रोविज़न के नोट के अंदर बस यही स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देंगे हम। चलें आगे। ये तो हो गया जी पॉइंट नंबर 1। अच्छा एक को गल सी यार वैसे ए। नेक्स्ट आगे क्या कहता है जी, आगे फरमाते हैं सवाल साहब, एन काबूम एट वन ऑफ ML's ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट ऑन यकम जुलाई हैज लेड नंबर ऑफ पर्सनल इंजरी क्लेम्स, 8 claims हैव बीन मेड टू MPL। लो रिफाइनरी शुरू हुई नहीं और चलो अल्लाह की मर्ज़ी, इंजरी हो गई है, 8 claims आए हैं। MPL के लॉयर का अंदाज़ा है कि ये हाई चांस है कि क्लेम्स जीत जाएंगे, और एस्टीमेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ ईच पे आउट इज़ 1.5 लाख। तो एक की 1.5 लाख है, तो मैं कहता हूँ चलो इसको भी इधर ही ले आओ, इधर ले आओ भाई, आप ज़रा करीब आ जाओ ताकि सारी प्रोविज़न ऐसे बच्चों को सामने नज़र आए कि यार ये बच्चों वाला काम भी सर ने करवा ही दिया जी। तो भाई प्रोविज़न ऊपर वाली है प्रोविज़न फॉर डीकमीशनिंग, और ये है प्रोविज़न फॉर लिटिगेशन। नाम नूम आप लिख लेना पूरे, ठीक है जी। प्रोविज़न फॉर कोर्ट केस लिख लो, जो मर्ज़ी लिख लो जी। ब्रॉड डाउन कुछ था, एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, एक्सपेंस डेबिट प्रोविज़न हाई चांस का कह रहे हैं वकील साहब, तो एक्सपेंस डेबिट प्रोविज़न क्रेडिट, एक्सपेंस कितना होगा जी, वो कहता है जी 8 बंदों ने क्लेम किया और हर एक को 150 देना पड़ेगा, इसका हाई चांस है 1200 एक्सपेंस डेबिट प्रोविज़न क्रेडिट, और पेमेंट तो जब होगी तब होगी। ये कैरी डाउन भी आ गया। लो जी एक और कॉलम तैयार है, बनाना था बस कॉलम ही लिख देते डायरेक्ट, टाइम ज़ाया किया हमने। नेक्स्ट स्ट्रेस वाला कोई है, MPL मेड इंश्योरेंस, MPL मेड इंश्योरेंस क्लेम टू ट्राई टू रिकवर इट्स पर्सनल इंजरी कॉस्ट, द इंश्योरेंस एग्रीड टू रिफंड वंस क्लेम हैव बीन सेटल। वो कह रहे हैं जी आपको रिफंड कर देंगे, लेकिन मसला ये है कि नोट में बनाना चाह रहा हूँ प्रोविजन और कंटिजेंसीज का, तो इसके अंदर नो रिसीवेबल फॉर रीइंबर्समेंट आएगा, ठीक है, और फिलहाल तो ये लिख लिया, आगे देखते हैं कुछ और भी ना आना हो तो लिख दें। ओके तो वो कंटिजेंट लायबिलिटी है या कंटिजेंट एसेट है या इवन वर्चुअल एसेट है, ये तीनों की जगह प्रोविजन के नोट में नहीं है। कंटिजेंट एसेट और लायबिलिटीज़ नीचे दुमों के तौर पे लिख देंगे, फलां केस हुआ, ये चल रहा है, ये चल रहा है, और कंटिजेंट एसेट भी हुआ तो ऐसे ही लिख देंगे। लेकिन कोई वर्चुअली सर्टन एसेट आ जाए तो उसकी जगह प्रोविजन के नोट में नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि उन्होंने कहा है, एग्री कर गए हैं, ठीक है, कि जी वो पैसे आपको देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आपने इस पॉइंट का नोट ये यहाँ पर नहीं आता, माना कि रीइंबर्समेंट है ये, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर लिख लिया नो रिसीवेबल फॉर रीइंबर्समेंट इन दिस नोट, इस नोट में इसकी कोई जगह नहीं है क्योंकि ये नोट प्रोविजन का है। ओके MPL एंटर्ड इनटू अ नो, अरे शायद इसीलिए हमने वो एग्जांपल की, MPL entered into a non-cancelable lease in the previous period for some office space. However, the company's plan changed the office and the office space was no longer required. Non-cancelable लीज कर ली, एडवांस पढ़ाते ये वो सारा कुछ, या नहीं भी किया, लीज नॉन कैंसलेबल है,
ये करने के बाद ख्याल आया नहीं यार ये काम तो हमने करना ही नहीं, अब वो खाली पड़ा है, ना दफ्तर बना रहे हैं ना किसी काम का भी नहीं रहा, नॉन कैंसलेबल भी है, तो वही काम हो गया अभी जो करके आए हैं। अब एट 1 जनवरी 16 a correctly calculated provision had been made for future outstanding rentals of 80,000 for the remaining 5 years। जी बच्चों आप बेशक इसको ना, आपकी बिल्कुल मर्जी है, आप इसको ओपनिंग ज़ीरो ज़ूम भी कर सकते हो, आप इसको ओपनिंग लिख भी सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओपनिंग ज़ीरो कर लो कोई नहीं मसला। और उसके बाद वो कहता है कि हमने करेक्टली प्रेजेंट वैल्यू ही निकाली हुई है, कैलकुलेटेड अ करेक्टली कैलकुलेटेड प्रोविजन हैड बीन मेड फॉर फ्यूचर आउटस्टैंडिंग रेंटल्स ऑफ, तो उन्होंने प्रोविजन करेक्टली बनाई है, तो ये 80 रुपये ये फ्यूचर वैल्यू कोई नहीं है, ठीक है, प्रोविजन उन्होंने बनाई है। हमने फिर हमें क्यों बता रहे हैं, हमने नोट बनाना है ना, हमने बताना भी है। तो एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट नाम होगा इसका प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। मैं नहीं जा रहा, ये नॉन कैंसिलेबल है, इसमें 80 रुपये की आउटस्टैंडिंग, मतलब 80 रुपये का आउटफ्लो उन्होंने देखा है, वो ऑनर करें तो 80 रुपये देने पड़ते हैं, और कैंसिलेबल नहीं है इसलिए इनफ्लो कैंसिल करके कोई पेनल्टी है ही नहीं, ठीक है ना। तो नेट में उन्होंने 80 निकाल दिया, तो ये डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब एग्जाम्पल वक्री कर ली ऐसी, ठीक है ना जी 80। अच्छा अब वो कहता है ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, छुप गया था, रेंट पेड ड्यूरिंग द, डिस्काउंट रेट 8% है, और रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर वॉज 15,000। अच्छा क्योंकि देखो ना फनकारियाँ, उसने यहाँ पर 8% दिया ताकि बच्चा क्या करे, बच्चा कहे ओहो ये 80 तो फ्यूचर वैल्यू है, प्रेजेंट पे ले आए, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना था, वो फ़र्क आपको पता लग गया, वो किस्तों वाला मामला डिफरेंट था, ठीक है बच्चों। तो बहरहाल पेमेंट हुई है, कैश कितना आया 15 पे किया है, तो क्लोजिंग कितना है अभी भी 65। ओ यस ऑफ कोर्स इंटरेस्ट किसने करवाना था भाई, रेट दिया हुआ है 80 इंटू 8%, 6 कर लो, ये टोटल कितना बन गया 71। लो भैया बस जी इतनी सी ही बात है। लेकिन ये इतनी सी बात वर्किंग की हद तक है। अब नोट तो देख लो, मुल्तान प्रीमियर लीग, एमपीएल सवाल का नाम है ना, पेट्रोलियम लिमिटेड, ठीक है, एमपीएल नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, ईयर एंड बताओ 16। भाई चल अब आजा, अभी छोड़ दे, ये सवाल पूरा करके फिर मैं खुद मिटा लेता हूँ। 31 दिसंबर 16, 15 है 16, ओके नेक्स्ट, जज़ाकल्लाह यार जिंदा रहे। अच्छा जी नोट का कोई नंबर शंबर बता दो। 7 प्रोविज़न का नोट 38 को करो कम अज़ कम, ऐसे ही, हाँ प्रोविज़न का नोट ऐसे, चलो अच्छा जी नाम रखो इसका जो नाम उन्होंने कहा हुआ है, प्रोविजंस एंड, वही है पूरा लिखना है पर्चे में, ओके, प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज। अच्छा अब इसमें डिफरेंट हैं प्रोविजंस और कंटिजेंसीज। सबसे पहली कौन सी थी जी, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, फिर है जी प्रोविजन फॉर लिटिगेशन, फिर है जी प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, बस बन गया नोट। अब इसमें वह मूवमेंट शो करनी है, वो बताई हुई है आपको, ठीक है। चलो अब जो लेजर्स बने हैं ना, ये देखो मैंने इसलिए बनाया ताकि सवाल की तरह दोबारा देखने की भी जरूरत ना पड़े। अब 1 मिनट का काम है, ओपनिंग, उसके बाद मैंने सिखाया था पुरानी बात, एक्सपेंस जिसको हमने कहा था यूज़ या कैश, प्रोविजन यूज़ कर लो यानी कि कैश पे कर दो, और फिर क्लोजिंग, ये हमने सीखा हुआ था, ठीक है ना। तो इसी के अंदर बस आज 2 चीज़ें ऐड कर देते हैं। आपको नज़र आ रहा है एक एसेट का कॉलम आया है नया,
यानी कि रो आई है, यानी कि जो प्रोविज़न क्रिएट हुई थी तो एक प्रोविज़न के अगेंस्ट एसिड हिट हुआ है और दूसरी प्रोविज़न के अगेंस्ट वो इंटरेस्ट वगैरह भी आ रहे हैं आज, वाइंडिंग अनवाइंडिंग वाले, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने ये दो नई लाइनें इंसर्ट की हैं, इनको मैं रेड कर देता हूँ। एक तो हमारे पास ये चीज़ आई है नई आज, एसिड डेबिट प्रोविज़न क्रेडिट, तो ये पहले हमारे पास जगह नहीं थी तो आज हम इसको लिख रहे हैं, यहाँ पर एसिड का कॉलम आ गया। दूसरी हमारे पास आई है इंटरेस्ट वाली फिगर, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविज़न क्रेडिट, तो ये भी हमारे पास पहले स्पेस नहीं थी, तो इंटरेस्ट की बजाय मैं चलो आपके याद रखने के लिए लिख देता हूँ अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, बस यही लिखो आप भी, सही है, गलत तो नहीं है, ठीक है। चलो जी, अब सामने आपके लेजर है, मेरे ख्याल में तो ये अब 1 मिनट का काम भी नहीं रह गया। बताओ जी, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग का ओपनिंग कितना था, कितना एसेट में प्रोविजन डेबिट करके इधर क्रेडिट किया है, 1300। कोई अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, कुछ यूज़ किया, बोलो, ये तो एक्सपेंस है, कोई एक्सपेंस और बढ़ा नहीं, कोई यूज़ किया नहीं, तो फिर 1400, यही था हमारा लेजर। प्रोविजन फॉर लिटिगेशन, जी वो केस हो गया है, अच्छा क्या कहते हैं जी, 1200 लग जाने हैं आपके, जी सॉरी ये एसेट वाला नहीं है, ठीक है, हाँ जी कितना जी 1200 लग जाने हैं, अच्छा कुछ पे किया अभी, नहीं जी अभी तो नहीं किया, सारा क्या है पेबल यानी प्रोविजन। नेक्स्ट आखिरी वाला, कोई प्रोविजन ओपनिंग में है जी, नहीं, एसेट अनवाइंडिंग एक्सपेंस है, ये कौन सा एक्सपेंस था, क्या था भला, वैसे दिल कर पड़ा देखने का, नॉन कैंसिलेबल वाला, ठीक है जी। तो फिर 80 का एक्सपेंस, 15 यूज़ हो गया, तो क्लोजिंग 6 आने से पहले ओहो इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्ट ऊपर ऐड कर दो जी 71। अच्छा जी, उसके बाद ना अब आपने क्या करना है, छुट्टी कोई नहीं, इधर देखो, यहाँ पर आपने, मैं बनवाता हूँ पिक्चर, यहाँ पर आपने लिखने हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी, अगर कोई हो तो यहाँ लिख देनी है, हमारे सवाल में कोई नहीं है लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। कंटिंजेंट लाइबिलिटी का पता है ना, केस चल रहा है, प्रोबेबल नहीं है जी, लो चांस है, पॉसिबल है, या रिलायबल एस्टीमेट नहीं निकल रहा, तो क्या करते थे, डिस्क्लोज कर दो यहाँ डिस्क्लोज, लेकिन सब नोट में ना जाने देना। कोई कंटिंजेंट एसेट है, वो जी हमने ना ये जो हमारे खिलाफ केस किया है ना, हमने भी इंश्योरेंस वालों को कहा हुआ है हमें पैसे देने हैं, उन्होंने कहा है जी दे देंगे, उन्होंने एग्री कर लिया है, ठीक है। अच्छा वर्चुअली सर्टन है, फिर तो एसेट बन जाएगा, एग्री किया है, हाई चांस है, ऑलमोस्ट सर्टन लिख दे वो, तो रिकॉर्ड एसेट तो नहीं करेंगे लेकिन हमने इसको कंटिंजेंट एसेट को डिस्क्लोज कर देना है, तो ये मतलब होता है जी डिस्क्लोजर का, बस और कुछ नहीं, ठीक है, ओके। बल्कि इससे बेहतर बात आपको इसके सोल्यूशन में मैं दिखाता हूँ, इतना नोट बन गया। इसके अलावा ना असल में आपको अगर कुछ याद हो, सबसे पहला लेक्चर IAS 37 और 10 का जो था, 37 का पहला लेक्चर, उसमें आपको कहा था प्रोविजन जब रिकॉर्ड करना है तो उसको डिस्क्लोज भी करना है, रिकॉर्ड प्रोविजन और डिस्क्लोज। जबकि जो एसेट हमने कहा था वर्चुअली सर्टन रिकॉर्ड करो, तो मैंने कहा उसको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, याद आया। तो ये जो दो प्रोविजंस बनी हैं, ये दो प्रोविजंस के बारे में हमने यूज़र्स को बताना भी है। क्या बताएंगे हम, ये कहेंगे जी सबसे पहले वही जी प्लांट वाला, कहानी एज इट इज़ सवाल से उठा के, वो जी प्लांट डीकमीशनिंग वो लॉ है, ये है प्लांट, कहाँ वो लाइन लिख के उठा के यहाँ पे लिख दी ताकि पता लगे ये प्रोविजन काहे की है। उसके बाद 38.2 जी वो केस हुआ है, धमाका हुआ है, ये हुआ है, वो वकील साहब कह रहे हैं 80 रुपये, नहीं 8 बंदों को 150 के हिसाब से ईच कर दिया जी, ये लिखते जा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद जी वो सॉरी लेकिन हम ना वो ले बैठे थे बिल्डिंग किराए पे, याद आया किसी काम की नहीं है, तो हमें अब ये नॉन कैंसिलेबल है, एक मसला पड़ गया गले, सॉरी जी, ठीक है, ये इसकी प्रोविजन है, मूवमेंट भी है, ठीक है। उसके बाद कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी या कंटिंजेंट एसेट, ठीक है। ज़रा सवाल में चाहती मार के देख लेते हैं सोल्यूशन में, सोल्यूशन नंबर 6, ये देखो, ये देखो, ये प्रोविजन का नोट बना, नीचे बताया वही अंग्रेज़ी,
लीगल क्लेम, ऑनरस लीज, ठीक है जी, कोई वर्किंग हो तो कर दी, ठीक है ना। तो सिर्फ ये अंग्रेज़ी लिखने के बाद यहाँ पर ही ऐड कर लो अपनी किताब में, यहाँ पर ऐड करो कि अगर कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी होगी तो यूँ आपने देनी है हेडिंग और यहाँ पे उसकी अंग्रेजियाँ लिख देनी है। इसी तरह से अगर कोई कंटिंजेंट एसेट होगा तो उसके बारे में भी भाई यही काम करना है आप। ओके हो गया, ठीक है। चलो हाँ पिक्चर ले लें। क्या ये सारा सोल्यूशन लेना है भाई ऐसे करके? कहाँ से बनेगा वो? ये ऊपर बना भी हुआ है वो, थोड़ा सा भागने दो यार। मुड़ के देखा भी नहीं जालिम। हाय चलो कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम करके फिर सोचते हैं मजीद क्या करना है, छुट्टी करनी है, वरना फिर मगरिब के बाद आ जाते हैं थोड़ी देर और। आपसे पूछना असल में मसला है। रोटी घर जाके खाना पता नहीं मैनू लभदी कि नहीं जिन्ना कि मैं लेट हो। कंटिंजेंट एसेट और लायबिलिटी के बारे में इसलिए लिखी कि इस सवाल के अंदर कोई कंटिंजेंट एसेट लायबिलिटी नहीं था। वो कंटिंजेंट एसेट नहीं था, वो वर्चुअली सर्टन था, वो रिकॉर्ड हुआ होगा एसेट्स के अंदर। ओके चलें जी, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम की तरफ आते हैं। लेक्चर, अच्छा जी, पास पेपर में अभी तक ये टेस्ट नहीं हुआ। आपने उस दिन देखा था जो डिस्काउंट वाउचर वाला कॉन्सेप्ट था वो टेस्ट हो चुका है भाई। आप मिटा लो, अब मौका है, ठीक है। तुम स्टैंडर्ड्स लाए हो, मैंने तो कोई नहीं सिखाना। वो आखिरी क्लास में होते हैं। वो FCR 1 को थोड़ा सा समझाया था कल बस। आपके तो पास पैरास भी मौजूद हैं। वो तो सर बनाने एक वीडियो नहीं बना कहूँगा उनको, मैंने कहूँगा कल फारेगी, आप कल बना दें। पेपर्स के बाद हाँ फ्री होके देख लें। अच्छा जी, लेक्चर नोट्स में आए। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि डिस्काउंट वाउचर टेस्ट हो चुका है, आपने पास पेपर में कर लिया, लेकिन ये कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम वाला कॉन्सेप्ट अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। ओके भाई कर लेना एक ब्रेक करके, थोड़ा सा छोटा मोटा काम देखो। जो आज हो जाना है ना, ये बुध को नहीं होना, और मुझे लग रहा है बुध के दिन काम पूरा नहीं होना। बुध जुमेरात में भी आपसे मुज़ाकरात कर लेता हूँ, ठीक है। नहीं हो सकता, जितना हो सकता है वही करेंगे ना, ठीक है। तो नहीं ईशा तक नहीं करेंगे, बस कुछ 2-4 चीज़ें ऐसी हैं, मेरा दिल है कि वो मेन जो है ना, जो रिवीजन सॉर्ट ऑफ रिवीजन ना बनती हो वो इधर ही हो जाए। जैसे अब कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम ये है ही सिलेबस का पार्ट, वैसे तो सिलेबस का पार्ट ही हमने उस क्लास में करना है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा ऐसे मेंटली होता है ना बंदे को कि यार ये मेन चीज़ चलो जिस तरह ये हो गई है, ठीक है, उसके बाद चलो ये कुछ चीज़ें चल रही हैं, वो मामला था, ठीक है। सफ़ा नंबर 710 ओपन कर लें। अभी तो भाई आजकल ज़रा लेट हो गई है नमाज, इसलिए 5-1 मिनट है मेरे पास। यहाँ पे ना एक सी पार्ट भी इंसर्ट करना है, मैं वो लिख लेता हूँ जब ज़रूरत पड़ेगी तो। तीसरा साल
for 20x3, assuming that by end of 20x3 a further 1000 points are redeemed and had changed to 7600। अच्छा बच्चों, ये हमारा वैसे लेक्चर कौन सा चल रहा है? 112A ना? प्लीज़ बी सीरियस। 112A चल रहा है ना? वे मुझे इसलिए भी पता लग जाना है कि मैंने यहाँ पर जो सवाल पहला किया आगे वैसे कौन सा था। बहरहाल 112A चल रहा है। अभी हम इंशाल्लाह एक ब्रेक करेंगे और नमाज असल में बहुत क्लोज थी। अब क्या कर सकते हैं, नमाज को तो नहीं छोड़ सकते, तो नमाज जाके पढ़ेंगे और फ़ौरन वापस आएंगे, तो फिर कोई आधे घंटे का काम वैसे था। ठीक है, असल में अब ये टाइम पे आना, बहरहाल इसमें ये नुकसान तो है ही कि इसमें नुकसान तो नहीं, खैर वैसे तो आखिरत के हिसाब से फ़ायदा है, लेकिन अगर सुबह आए तो सुबह आपकी क्लास थी आप ऑडिट की, अब वो मिस नहीं कर सकते। 2 बच्चे भी हैं तो बहरहाल सर ने, हाँ कल तो नहीं, मेरी तो कल है भी नहीं। मैं अब जब बुलाऊंगा दोबारा, वो शायद मंगल तो नहीं, मंगल को मैं बताता हूँ, अभी रिकॉर्डिंग के बाद डिस्कस कर लेते हैं। बुध को ही प्रॉबेबली मैं आपको बुलाऊंगा, बुध और जुमेरात को। ठीक है, देखेंगे। आपको बता दूंगा, टाइम ज़्यादा लगा दिया बुध को ही तो फिर एक ही दिन मैं अभी बताऊंगा। जब आप जाने लगोगे आप लोगों को बता के भेजूंगा, उनको तो लेक्चर ही मिलने हैं। और वैसे भी आप लोगों में से बच्चों को जो है वो घर जिन्होंने चले जाना है उनको भी रिकॉर्डिंग लेक्चर्स ही मिलने हैं। अच्छा सुनो, कभी कभी ऐसा भी होता है जी, आपको पता ही होगा, कभी तजर्बा ऐसा हुआ हो कि आप लोग जाते हैं कहीं पे शॉपिंग करते हैं, तो आपको वो दुकान वाले कहते हैं कि जी मुबारक हो, आपको हमने अब कुछ पॉइंट्स दिए हैं, ये पॉइंट्स आपको फ्यूचर में हेल्प करेंगे। जब आप फ्यूचर परचेजेस करेंगे हम आपको उसके अगेंस्ट कुछ पैसे छोड़ेंगे, हर पॉइंट के बदले पॉइंट्स रिडीम होते हैं। तो शायद किसी को तजर्बा हुआ, जो हंसे उन बेचारों को कभी नहीं हुआ होना, लेकिन बाकी नॉर्मली हो जाता है इस तरह से। कहीं पे आपने प्लीज़ कहीं पे आपने शॉपिंग की, तो शॉपिंग के बाद जब आप बिल बनवाने आए तो उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ तो कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स होते हैं, एक प्रोग्राम है जिसमें हम अपने कस्टमर्स को कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स देते हैं, जब वो दूसरी बार आते हैं, जब मर्ज़ी आएँ तो वो उन पॉइंट्स को रिडीम करके डिस्काउंट ले सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अभी आई कैप में टेस्ट नहीं हुआ हुआ। ठीक है, अच्छा, एन एंटिटी हैज़ a customer loyalty program that rewards a customer with 2 customer loyalty points for every 50 rupees of purchase. Each point is redeemable for 5 discount on any future purchase. वो डिस्काउंट वाउचर, तो फिर डिस्काउंट वाउचर की जो है ना वो स्टैंड अलोन प्राइस निकालना मुश्किल काम थी, ये बहुत आसान है। एनी फ्यूचर परचेज ऑफ एंटिटीज़ प्रोडक्ट अगर वो करेगा तो हर पॉइंट पे उसे 5 रुपये डिस्काउंट देंगे। ठीक है, और 2 पॉइंट्स हम उसको देते हैं, 2 लॉयल्टी पॉइंट्स उसको हम देते हैं जब वो 150, तो अगर 100 रुपये की सेल का परचेज करेगा वो तो फिर 4 पॉइंट्स आ जाएंगे, 200 की करेगा तो 8 पॉइंट्स, इस तरह से बढ़ता जाता है काम। ठीक है ना। अच्छा, अब अगली बात, ड्यूरिंग X1 कस्टमर्स परचेज प्रोडक्ट फॉर 200,000, 2000 रुपये की चीज़ें कस्टमर ने ख़रीदी एंड अर्न 8000 पॉइंट्स। चेक करो सही भी लिखा हुआ है कि नहीं। अगर 2 लाख रुपए की परचेजेस की हैं तो 2 लाख को डिवाइड करो आप 50 रुपये से, तो कितने टाइम्स उनको हमने पॉइंट्स दिए? 4000 दफ़ा उनको पॉइंट्स दिए, और हर दफ़ा कितने पॉइंट्स दिए? 2, तो इसका मतलब 8000 पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हमने ऑफ़र कर दिए, लेकिन अगली बात वो कहता है दैट आर रिडीमेबल फॉर फ्यूचर। ये 7500 पॉइंट्स रिडीम करेगा। सोचो, कहते थे ना, कहते थे हम भाई सोचो ज़रा, क्या लगता है तुम्हें
क्या लगता है तुम्हें सेलर ने कहा जी 7500, तो क्या करें फिर? वो याद करें वो मोबाइलों वाला सवाल, 12,000 मिनट साल के होते हैं, 10,000 ही यूज़ करेंगे, तो किस पे एस्टिमेशन की थी? 10,000। तो सही है, तो हमने पॉइंट्स तो दे दिया 8,000, लेकिन एस्टिमेट लगाकर 7500 पे, और चेंज करेंगे एस्टिमेट इंशाल्लाह। फ़िलहाल हम इन सवालों में अब नमाज से पहले हम सिर्फ पहला सवाल करते हैं, फिर एस्टिमेट वापस आके चेंज करेंगे बी पार्ट में, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात, ऑब्लिगेशन एक है या दो? ऑब्लिगेशंस, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस एक नहीं है जी, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस दो हैं। एक तो हमें ये परचेजेस दी गई हैं जी, प्रोडक्ट की परचेजेस जो हमारी इस कस्टमर ने की हैं वो 2 लाख रुपए की हैं। कस्टमर परचेज प्रोडक्ट्स ऑफ 2 लाख, ठीक है, 2 लाख की परचेजेस उसने कर ली। तो मैंने सबसे पहले ये तो कहा है, आप कह रहे हो जी कितने लाख की परचेज की है जी, और हमने कहा हर 50 रुपए पे हम तुम्हें 2 पॉइंट्स देंगे, तो कितनी बार उसको पॉइंट देने? 4,000 टाइम्स कितने कितने 2, तो टोटल 8,000 पॉइंट्स। लेकिन ये निकाल के उसने दिया हुआ था, आपको पर्चे में निकालना पड़ सकता है, इसलिए मैंने ये कैलकुलेशन की, ठीक है। ये तो हमने ऑफर किया, ठीक है, ये क्या किया हमने, ये डिस्काउंट हमने ऑफर कर दिया उसको, ये लो भाई ये पकड़ो अपने 8,000 पॉइंट, जब भी कभी आओगे हर पॉइंट के बदले 5 रुपए डिस्काउंट देंगे। लेकिन हमारी सोच क्या है, हमारा एस्टीमेट क्या है, हम एस्टीमेट कर रहे हैं उसको देखकर, सोच रहे हैं कि ये सिर्फ 7500 पॉइंट्स ही रिडीम करेगा, तो हम लायबिलिटी रिकॉर्ड किसकी करेंगे? अगली बात वही कहानी आगे शुरू हो गई, प्रोडक्ट बेचेंगे और कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स है जी, ठीक है, तो लॉयल्टी पॉइंट्स हैं। अब कितने लॉयल्टी पॉइंट्स की लायबिलिटी बनाएं, 8,000 या 7500, और हर एक पॉइंट के बदले में 5 रुपए, ठीक है, तो कितना? अच्छा ये ना लिखते बाद में, चाहे डिस्काउंट वाउचर हो, कितनी परचेज की हमने तो कस्टमर ने, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या आता है जी, एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस। ये आपको मैं कह रहा था कि ये हमेशा एक होता है, चाहे डिस्काउंट वाउचर हो उसमें भी ऐसा ही था, यहाँ पे गुड्स आई थी, यही ट्रांजैक्शन प्राइस आई थी, फिर हमने यहाँ पर भाई मैं इधर मुंह करता हूँ तुम बोलना शुरू कर देते हो यार, कुछ तो शर्म कर भी लो। हमने तो देखो तुम्हारे लिए क्लास भी नीचे कर दी थी, तुम थोड़ा सा हमारे, हाँ तुम्हें भी कह रहा हूँ जो उससे बातें कर, वो कर रहा है तो तुम सुन तो रहे हो ना, उठ के कहीं और चले जाओ, यूं करके सुन लेते हो तो कह रहे हो कर तो हो रहा है बातें, कुछ शर्म होती है, कुछ हजाज होती है यार। अच्छा बच्चों सुनो, मैं ये कह रहा हूँ ये याद रखो, डिस्काउंट वाउचर है तब भी ये सिचुएशन पे ला खड़ा करता है हमें, और कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम है तब भी ये सिचुएशन पे ला खड़ा करता है। सबसे पहले ये बातें याद रहे, सवाल मसला नहीं करता, ठीक है। अब वो मुश्किल काम था, कस्टमर वो जो डिस्काउंट वाउचर था उसकी जो निकालना जी, इतनी चांस है, प्रोबेबिलिटी भी ले रहे हैं, फिर उसमें से सारा काम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई मसला नहीं है, यहाँ पे 37,500 लिखा हमने, अब सिचुएशन क्या बन गई, 237,500। अब इसको एलोकेट करके बताओ, 168,421 31,579, ये लिखकर इसको कहा चल भाई तू निकल, मेहरबानी तेरी, ठीक है। अच्छा अब पहली रिक्वायरमेंट पे आओ, अब ईयर एंड आ गया जी, ठीक है, वो कहता है 20x1 सिर्फ करेंगे जी फिलहाल 20x1। अब देखो कैश तो उसने पहले हाथ देना है ना, ये परचेज तो उसने कर ली है, तो हमने कैश डेबिट करना है 2 लाख से, लेकिन उसके अगेंस्ट हम रेवेन्यू 2 लाख का क्रेडिट नहीं करेंगे, 16 समथिंग का करके बाकी लायबिलिटी बनाएंगे। अब ईयर एंड आया और वो कहता है जी फॉर 20x1 assuming by the end of x1 2500 of these points have been redeemed, ठीक है, तो पॉइंट्स रिडीम्ड फॉर द ईयर कितने हो गए 2500, एंड एस्टिमेटेड टोटल पॉइंट्स टू बी रिडीम्ड कितने हैं 7500, ठीक है। तो एक वर्किंग बना लेते हैं, हालांकि कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है इस पॉइंट में, लेकिन आगे ज़रूरत पड़ जानी है। देखो पहली बात तो ये है कि हमने फॉर द ईयर एंडेड
क्या है जी 31 दिसंबर X1। सबसे पहले तो हमने 1 जनवरी X1 पर एंट्री पास की, वो है कैश डेबिट, रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। जी बोलें। 2 लाख का कैश आ गया, 168,421 31579 डन जी। ये एंट्री के बाद ना जी, अब जो अगली एंट्रीज हैं वो 3 मुख्तलिफ सिनेरियोज में है, ठीक है। तो पहले में यकीन माने कोई ज़रूरत नहीं है पहले के अंदर इस वर्किंग की, लेकिन वर्किंग वो जो अभी हो जाए और फिर सारे सवाल उसी पैटर्न पे हमारे चलते जाए, ठीक है। अब मैंने अभी क्या बोला था, कौन कौन सी चीज़ें मुझे बता दो। पॉइंट्स इस साल में कितने रिडीम हुए, तो इस साल में कितने पॉइंट्स रिडीम हुए हैं जी। पॉइंट्स रिडीम फॉर द ईयर 2500, पॉइंट्स टू बी रिडीम्ड टोटल एक्सपेक्टेड जो हैं, टोटल एक्सपेक्टेड 7500, और रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की परसेंटेज निकलेगी, क्योंकि ये अनलिमिटेड है जब भी आएगा वो। तो इसलिए अब हमने देखना है कि कितने परसेंट लायबिलिटी उतर गई, उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। तो सिंपल परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकलेगी और रेवेन्यू एज ऑन निकालते चले आएंगे, ठीक है। तो 4 चीज़ें चाहिए हमें। सबसे पहली चीज़ पॉइंट्स रिडीम्ड, ठीक है। क्या बोला था, पॉइंट्स रिडीम्ड इन करंट ईयर, यहाँ पे लिखोगे 31 दिसंबर X1 कितने हैं जी 2500। टोटल एक्सपेक्टेड पॉइंट्स टू बी रिडीम्ड 7500। फॉर्मेट एक बार बन जाए ना। हाँ जी हाँ जी। अब यहाँ पे हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन की तरफ। कंप्लीशन ना सही, चलो वैसे कंप्लीशन ही है, हमने जो लायबिलिटी बुक की है। बहरहाल परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्डिंग वो निकालनी है, तो क्या करोगे 2500 डिवाइडेड बाय 7500 इंटू 100 33.3%, ठीक है। अब इसको यूज करके हम निकालेंगे रेवेन्यू एज ऑन। किसका, सिर्फ इसका भाई, ये कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम की कहानी चल रही है सारी, ठीक है। तो रेवेन्यू एज ऑन निकालना है, तो टोटल 31579 की लायबिलिटी है ना जो इसकी बननी है, इसका लगाया 33.3%। आंसर इज 10525। तो 31 दिसंबर X1 पे आए। अब बात यह है कि 10,525 की हमसे इसने परचेज की है या नहीं, बोलें 10,000 कितना 525 की इसकी इसने हमसे परचेज किया या नहीं की है। परचेज की है तो वो अलग से कैश आ गया होगा। ये डिस्काउंट वाउचर की तरह से टेंशन वाली एंट्री बनती ही नहीं है। सिंपल सी बात है, वो अलग हुआ होगा, रिकॉर्डिंग हो गई होगी, लेकिन ये तो हमने उसको पॉइंट्स रिडीम कर दिए इस लायबिलिटी के अगेंस्ट। तो लायबिलिटी ख़त्म करके आज रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो जी, ठीक है जी। और रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करोगे, इसको राउंड कर दो, 33% कर दो। आंसर क्या आता है, यही रहता है। कितना हो जाता है 5421। एक ही बात है, वैसे मैंने कहा ये राउंड रहे, आगे भी राउंड रहे, ठीक है। 10,421 और इसके बाद फिर अगला साल शुरू करते हैं, ठीक है जी। इसको पॉज कर दें, बल्कि इसको ना आप ट्राई करें, ऑनलाइन वाले बच्चे घर बैठ के, ठीक है। इसको ट्राई करें। ये ए पार्ट यहाँ पे क्लोज करते हैं, बी पार्ट इसके बाद शुरू करते हैं। जिन्होंने